हेलो। तो अब हम लोग अपने लास्ट पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हैलो एल्केन का ये लास्ट लेक्चर है आज, लेक्चर नंबर 12। और ये आखिरी लेक्चर होगा बाबू जहां हम लोग एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब तक जितना आपको पढ़ाया गया है, जितना भी लेक्चर आपको बताया गया, आप बिल्कुल उसी सीक्वेंस में इसको पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ताकि हम लोग ये अंत भी बिल्कुल ठीक ठाक करें। ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर जो हम लोगों का होगा, ये कोई आम लेक्चर नहीं रहने वाला है। यहाँ हम लोग बस एकदम लाइटली बात करने वाले हैं, क्योंकि लॉजिकल चीज़ें अक्सर हमेशा लाइट वे में ही आपको मिलती हैं। और उस लाइट वेव में अगर एकदम हल्के रूप में अगर देखा जाए तो हल्के रूप में आपको मिल क्या रहा है, ये देखिए। उस हल्के रूप में आपको मिलेगा एथिल ब्रोमाइड का निर्माण। हालांकि एथिल ब्रोमाइड का निर्माण हम लोग प्रयोगशाला की विधि में देखा जाए तो वो परखनली, फ्लास्क एंड ऑल दैट भी कर सकते हैं। हम लोग इसको केवल समीकरण रूप में ही देखेंगे, है ना। समीकरण के रूप में देखने का मेरा मतलब ये होगा, इक्वेशन लाइन में हम देखेंगे और इक्वेशन लाइन में भी हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। पहले तो हम लोगों को ये जान लेना है कि एथिल ब्रोमाइड होगा कैसा, है ना। तो एथिल ब्रोमाइड जो होगा वो एथ शब्द यानी C2 के लिए लगता है, तो ये C2 होंगे और H6 हो सकते थे एथेन के लिए, लेकिन अब क्योंकि उसमें ब्रोमाइड लग चुका है यानी एक Br आके जुड़ गया होगा, तो इससे एक हाइड्रोजन का वियोग होगा और इसके साथ आकर के जुड़ गए होंगे कौन, Br। ये बन गए एथिल ब्रोमाइड। इसका संरचना कैसा दिखेगा एथिल ब्रोमाइड का, तो कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन हैं, तो 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोजन, और Br एक अलावन, तो कार्बन का एक फ्री है यहाँ पर, इसके साथ कौन जुड़े हुए हैं यहाँ पर, Br। और ये संरचना है एथिल ब्रोमाइड का, ठीक है ना। संरचना के बाद जो दूसरा ज़रूरी चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है वो ये कि इसे बनाते कैसे हैं, सही है ना। तो बनाने का जो तरीक़ा है बाबू एथिल ब्रोमाइड का, वो इस प्रकार है। हम यहाँ लिख देते हैं कि एथिल ब्रोमाइड का निर्माण, एथिल ब्रोमाइड का निर्माण। ध्यान से देखोगे, कोई भारी इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं आने वाला है। जो भी हेवी था, डिफ़िकल्ट बोल सकते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन बोलना तो नहीं चाहिए वैसे। जो भी हेवी, डिफ़िकल्ट, जो भी टॉपिक था बाबू, वो सारा टॉपिक तुम्हारा प्रीवियस लेक्चर में टैकल हो चुका है। सब हेवी चीज़ ख़त्म हो चुका है बाबू, एकदम आसान सा टॉपिक है। और 15 मिनट का ये टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सीखेंगे, 15-20 मिनट का टॉपिक वो होगा और रैप अप कर जाएगा ये। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो छोटा और बेसिक बात होगा। क्या क्या होगा हम बताते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला विधि में हमको लिखना होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि पोटेशियम ब्रोमाइड KBr की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4, और इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, सांद्र की। सबसे पहले इन दोनों के बीच में अभिक्रिया कराया जाएगा। इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगा बाबू, तो देखो हमको क्या मिलेगा। इन दोनों के बीच की जो अभिक्रिया होगी, तो इस अभिक्रिया को हम थोड़ा सा आपको स्पष्ट लिखेंगे, क्योंकि अक्सर ऑर्गेनिक में उसी प्रकार का रिएक्शन माना जाता है, डिमांड कर दिया जाता है। KBr की अभिक्रिया H2SO4 से, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं H2SO4, हो गया ना, 2 H, ठीक है। इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं KBr, वो H के साथ चले जाएंगे, तो ये ऐसे बनेंगे HBr, चलेगा ना ये। और जो शेष बचे, शेष क्या बचे, ये K और ये पूरा HSO4, तो ये K और पूरा HSO4 रह गया यूं ही। मेरे काम का जो चीज़ उत्पाद बना है बाबू, ये मेरे काम का उत्पाद है HBr, सही। अब तुमको HBr से ध्यान आ गया होगा, HBr से तुमको ध्यान आ गया होगा कि हैलो एल्केन वाले केस में किस प्रकार से हम हैलोजन को ले रहे थे और वो हाइड्रोजन के हैलोजन को ले रहे थे, ताकि ये H+ और Br- बन रहे थे। जिस तरह से HCl बन रहे थे, HI बन रहे थे, HF बन रहे थे, हम एक जगह लिखवाए थे। खैर, अब क्या करना है अगले स्टेप में। पहला स्टेप हम लोग यहाँ पर, एक मिनट इसको ज़रा सा,
इसलिए तो इसका ढक्कन गिरने लगता है हमसे तुरंत, सबसे पहले कुछ होया ना और ढक्कन गिर जाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो एक स्टेप तो ये हो गया बाबू। तो ये वाला जो रिएक्शन है जो ये काम किया, तो रिएक्शन यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं KHSO4 मिलेंगे और प्लस HBr मिलेंगे। और ये रिएक्शन बिहेव कैसे कर रहा है वो हम यहाँ लिख दिया। इसके बाद HBr तो मेरा एथिल ब्रोमाइड है नहीं, हमको तो ये चाहिए, तो C2H5 कहाँ मिलेगा? एल्कोहल लेकर के आएंगे, एल्कोहल। और जब एल्कोहल, एथेनॉल जिसको बोलते हैं, C2H5OH, एल्कोहल की अभिक्रिया HBr से कराई जाए तो क्या बन जाएगा? एथिल ब्रोमाइड बनेगा। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br का निर्माण होता है। सही है ना? अब कैसे होगा वो हमको शो करना है बाबू। ये वाला रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, C2H5OH प्लस HBr, ये OH इस H के साथ रिएक्शन करेगा, H2O बन जाएगा, और C2H5 इस Br के साथ रिएक्शन करेगा, C2H5Br बनेगा। तो प्रयोगशाला में अगर हमसे कभी पूछ दिया जाए कि एथिल ब्रोमाइड आप कैसे बनाएंगे, तो उस एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की दो कड़ियाँ होंगी। हमेशा दो बात में बोलना है। पहला कि मेरे पास HBr अवेलेबल नहीं होता है, हमेशा से मेरे पास HBr पॉकेट में, जिसको आप भूल सकते हो, पॉकेट में उपलब्ध नहीं रहेगा। तो HBr बनाने के लिए हम KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे। ठीक है, हम समझ गए कि हो सकता है तुम्हारा सवाल हो जाएगा कि सर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया क्यों करेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, कारण हम यहाँ लिख देंगे। हम समझ रहे हैं, सवाल वहाँ पर से कर रहे हो, आवाज़ साफ आ रही है। जब पोटेशियम ब्रोमाइड KBr की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे तो KHSO4 प्लस HBr बनेगा। ये मेरे काम का चीज़ हुआ, ये मेरे काम का चीज़ है। HBr का निर्माण हम कर लिए और उसके बाद इस HBr की अभिक्रिया एल्कोहल से करा दी जाए। और एल्कोहल के रूप में आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? एथेनॉल का। हम इसको लिख दें, यहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं ऐसे एरो करके कि ये क्या है भाई? ये एथेनॉल है, क्योंकि एथ वर्ड 2 कार्बन के लिए लगता है और OH एल्कोहल समूह है, नॉल है, तो ये एथेनॉल है। और इसी एथेनॉल की अभिक्रिया आप देखिए HBr से अगर करा दी जाए तो क्या होगा? OH जो है इस H के साथ चला जाएगा, H2O बना लेगा और मेरे लिए C2H5Br यानी प्लेटफॉर्म एकदम तैयार होगा। अब जो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है हम उसको यहाँ पर क्लियर कर दें कि आखिर ऐसा क्यों है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। आप इसको कॉपी में ढंग से लिखिएगा जगह बना करके, ठीक है ना? हाँ, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि KBr की अभिक्रिया किससे करा दी जाती है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। इसके निम्न कारण है। यानी अब हमको यहां पर कारण देना है कि आखिर हम सांद्र, ये सवाल अभी तैयार कर लिए हम लोग कि आखिर KBr की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से ही क्यों कराते हैं। तो KBr की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने के पीछे बहुत सारे रीज़न है बाबू। अभी देखो, अब रीज़न ये भी तुम बोलोगे सर एथिल ब्रोमाइड बना तो इसके साथ ये जल भी बना, सही है ना?
लेकिन ये जो जल है, इस जल का अवशोषण कर दिया जाता है। इस जल का निर्माण इक्वेशन में भले दिख रहा है, बट प्रयोगशाला के विधि में इस जल को तुरंत अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि ये जल बना था HBr के साथ रिएक्शन होने से। और HBr का निर्माण तब हुआ था जब आपके पास सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल थे। तो पहला होगा कि अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले जल यानी H2O के अवशोषण में सहायक होता है। सबसे पहला बात तो ये हो गया, ताकि C2H5Br अधिक मात्रा में बन सके, एक। और दूसरा चीज ये होगा बाबू कि KBr से HBr बनना तभी संभव है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल है तो अभिक्रिया होगी, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्र होना उसके उत्प्रेरक के गुण को दर्शा देता है। यानी अगर हम ये कह दें कि क्या सर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का होना जरूरी है, अगर हमसे कोई बोले रिएक्शन करवाओ, तो रिएक्शन में तुम साफ देखोगे KBr H2SO4 से रिएक्शन कर लेगा, और KBr जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो HBr बन जाएगा। एकदम सिंपल बात है। लेकिन सर सांद्र क्यों? तो सीधे जवाब होगा, दो कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1 जो हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, वो कारण रख रहे हैं कि अगर अभिक्रिया के पश्चात, देखो बाबू, तुम हो सकता है कि तुम्हारे ध्यान में ये बात भी जाएगा कि रिएक्शन एक यहाँ है, एक यहाँ है, आप इस रिएक्शन के सर्कमस्टांसेस को इससे जोड़ रहे हो, तो ये रिएक्शन का ही प्रभाव यहाँ है। कैसे? क्योंकि ये वाला जो चीज़ बना है वो इसके वजह से बना है, और ये जो बना है HBr वो इनके वजह से बना है। तो सांद्र की प्रवृत्ति होने के वजह से जल का अवशोषण दर अधिक है, जल के अवशोषण करने का जो रेट है वो अधिक है, और रेट अगर अधिक है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो हैलो एल्केन है वो जल की उपस्थिति में अपने प्रभाव को कम कर देते हैं, जिससे उनका जो मात्रा है, इनकी जो क्वांटिटी है वो घट जाती है। लेकिन अगर हम इनकी मात्रा ज़्यादा चाहेंगे तो हमको जल को हटाना पड़ेगा, और जल तब हटेंगे जब मेरे पास सांद्र के द्वारा बना हुआ HBr होगा। दूसरी बात ये रिएक्शन तभी संभव है, इसकी ज़्यादा मात्रा तभी संभव होगी प्रयोगशाला विधि, ये अधिक हमको कब मिलेगा? जब ये सांद्र रहेगा। इसलिए तुम देखोगे कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों जस्टिफाई करता है। सही है बात यहाँ तक? तो अगर हमसे कोई पूछ लेगा एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में, तो उसके लिए दो चरण हो सकते हैं बाबू। आपको ये वाला चरण एक ध्यान रखना होगा, जहां पर KBr सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, किस प्रकार कर रहा होगा ये रखिए। इक्वेशन को याद रखने का ये अच्छा तरीका होता है। और ये दूसरा, ये 2 कंडीशंस हो गए, रीजन हो गए। अब ये बात करते करते निकल गया तो ठीक है, नोट कर लेंगे। भौतिक गुण को अगर देखें हम लोग कि एथिल ब्रोमाइड कैसे होंगे भौतिक गुण, तो ये रंगहीन है, और ये चीज़ भाई याद करना पड़ेगा ना तो हम प्रैक्टिकल देखे ना तुम देखे हो, ये रंगहीन है। दूसरा, विशेष प्रकार की गंध है, विशेष प्रकार की गंध इनमें होगी। तीसरे, केवल और केवल कार्बनिक घोलक में घुलनशील होंगे। सही है? कार्बनिक घोलक जो भी होंगे उस समय घुलेंगे, जल में नहीं घुलेंगे। ये क्लास 10th में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर स्पष्ट करें एक टॉपिक होता है। उस टॉपिक में एक तरफ कार्बनिक घोलक लिखते हो, एक तरफ अकार्बनिक घोलक लिखते हो। तो कार्बनिक घोलक का एक विशेष गुण होता है, कार्बनिक पदार्थों को अपने अंदर घोल सकता है। तो यहाँ पर कार्बन के ही तो सब्सटेंस है, ये कार्बन का ही तो मिला हुआ है यौगिक, तो ये आसान से कार्बनिक घोलक में घुल जाएगा। लेकिन जल में ऐसे नहीं घुलते, तो ये जल में अघुलनशील हैं, जल से प्रभावित हो जाएंगे लेकिन उसमें घुलेंगे नहीं। इनका जल से प्रभावित हो जाएंगे लेकिन उसमें मिक्स नहीं होंगे।
अगर H2O इसमें मिक्स हो जाता तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जैसे H2O गायब होता वैसे ही C2H5Br भी गायब हो जाता, नहीं हो जाता? ये इसमें घुलनशील हो गया ना, तो इसके उड़ने की प्रवृत्ति के साथ ये भाई साहब भी उड़ जाते, बचता ही नहीं, और अभी शायद हम लोग ये टॉपिक पढ़ नहीं पढ़ते। काश ऐसा होता। जल में घुलनशील, फिर इसका क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक इसका 311.4 या 5 केल्विन के आसपास है, केल्विन है, लगभग हम कर देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं है, 311.4 के आसपास होगा। ये तो होगा इसके भौतिक गुण बाबू। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा इसमें, ये है एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण के बारे में, रासायनिक गुण के चर्चा। और रासायनिक गुण जो हम लोग अध्ययन करते हैं, ऐसा कई रचना वाला चीज़ पढ़े हैं हम लोग, कई निर्माण वाला टॉपिक पढ़े हैं, तो जब हम रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं तो हमको अलग अलग रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं। लेकिन इसका अपना जो इसका बेसिक रासायनिक गुण है ना, उसमें तुम एक बात कभी नहीं बोलोगे कि ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं, यानी ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, अभिक्रिया आसानी से कर लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं बाबू, अगर ये ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं तो ये एल्कील हैलाइड के सामान्य गुणों को दर्शाएंगे। क्या मतलब हुआ सर एल्कील हैलाइड के सामान्य गुण? तो हम बोलेंगे बाबू सामान्य गुण को गोली मारो, पहले ये बताओ एल्कील हैलाइड समझ में आ रहा है? C2H5 आई लगा दीजिए, एल्कील हैलाइड, C2H5Br लगा दिया तो बन गया। हम लोग कई बार पढ़े हैं C2H5Cl, समझ गए बात को? ये सारे के सारे एल्कील हैलाइड ही तो हैं, और यहाँ लिखा गया क्योंकि ये भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, इसलिए ये जो अपने वाले टॉपिक वाले हैं C2H5Br, ये एल्कील हैलाइड के सामान्य गुणों को प्रदर्शित करेंगे। और अब वक्त आ गया है कि अपने लेक्चर को पीछे जाओ लेकर के, और उस लेक्चर में, पीछे लेक्चर में जा कर के हमको बताओ कि क्या हम तुमको वुड्स अभिक्रिया पढ़ाए हैं। अब देखो यहाँ से याद करना बंद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पढ़ा हुआ है आपका, और शायद अगर आप उस मोमेंट पे काम कर रहे हैं, याद करते हुए चल रहे हैं, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि यस सर वुड्स अभिक्रिया जो आप बताए थे वो एल्कील हैलाइड का ही तो रिएक्शन था, जहाँ एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से, फिर ढक्कन गिर गया इसका, जहाँ एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराई जा रही थी, और सोडियम से एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया कराने पर उच्च श्रेणी के एल्केन प्राप्त हो रहे थे। तो यहाँ पर भी एल्कील हैलाइड की जगह पर आप C2H5I भी रख सकते हो। शायद वहाँ हम याद नहीं है हमको वो रिएक्शन कि हम इसके लिए एल्कील हैलाइड में आयोडीन रखे थे कि ब्रोमीन रखे थे कि क्लोरीन रखे थे, बट बाबू तीनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो Br भी वुड्स रिएक्शन दर्शाएगा, Br भी फ्रैंकलैंड रिएक्शन दर्शाएगा। पल्ले पड़ रहा है बात? बिल्कुल ऐसे ही बनाते चलेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, इस पर बात करेंगे, अभी परेशान होने वाली बात नहीं है। पहले हम इसको देख लें एक बार फिर से। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा बाबू, और नहीं अगर समझ में आया है तो हम एक ही बात बार बार बोलना पसंद भी नहीं है। आप क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेंगे। भौतिक गुण आपको याद रखना पड़ेगा बाबू। रासायनिक गुण में अभी तक तो कुछ खास बात हुई नहीं है, अभिक्रियाशील अधिक होंगे, और अगर ये अधिक अभिक्रियाशील है तो फिर एल्कील हैलाइड जिससे भी अभिक्रिया करेंगे, जैसा भी अभिक्रिया कर रहे होंगे, वो सारा का सारा रिएक्शन हमको यहाँ देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो रिएक्शन हमको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और सबसे पहला रिएक्शन की कड़ी हम लोग देखेंगे कि वुड्स रिएक्शन में C2H5Br का बिहेवियर कैसा है। और कोई नया बात नहीं है, वहाँ पर ना जाने हम किसको रखे थे, I को रखे थे, तो I हटाइए, Br लगाइए और कंडीशन क्लियर रहेगा। तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पर। इस तरफ के बोर्ड को हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। हाँ, तो हम यहाँ रखने वाले हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एथिल ब्रोमाइड की, यहाँ लिख देते हैं हम बाबू, C2H5Br की बात करेंगे। तो हम बस इसी का रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर। C2H5 सिंगल बॉन्ड Br, उसकी अभिक्रिया करानी है हमको किससे, सोडियम से। तो
तो 2 गो C2H5Br लेना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ जो भी रखे थे वो भी 2 गो रखना पड़ा था। और रिएक्शन जब इनके बीच में हुआ था तो रिएक्शन की कड़ी कुछ ऐसी थी कि Na और Br के साथ ये भाई साहब चल दिए थे किनारे होकर के, ये बना दिए थे 2NaBr। लगता है हम इसको रख करके एग्जाम्पल दिए होंगे वुड्स रिएक्शन का। क्या हुआ था, जब निम्न श्रेणी के हेलो एल्केन है ना, उसकी अभिक्रिया सोडियम से करा दी जाती है तो उच्च श्रेणी का बनता है। और कैसे बनता है वो भी तो देखना पड़ेगा। C2H5 और उसका रिएक्शन फिर से किसके साथ हो रहा है, C2H5 के साथ। सही है ना, यही दोनों बनेगा ना। अब गौर से देखो हम क्या सिखाने वाले हैं, ऐसे नहीं कि C4H10 सीधे लिख देंगे। C2H5 का रचना बताइए कैसा होता है। तो C2H5 ऐसा बनेगा सर, 3 4 5। सही है ना। और ये वाला C2H5 कैसा बनेगा सर, C2H5 1 2 3 4 5। सर यहाँ पर आप हाइड्रोजन क्यों नहीं दे रहे बाबू, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि यहाँ पे Br था। यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे Br था इसलिए। अब देखो बाबू कनेक्शन कैसा है, ये अगर के आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद ये कैसे बनाएंगे, CH3 लिखने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, CH2। सही है। अब ये वाला लाओ CH3, सही है ना, या फिर ये सॉरी ये वाला बना दिया CH3, ये वाला बना दिया CH2, ये वाला C आएगा आगे में, क्या बनाएगा CH2। क्यों आएगा, क्योंकि यही वाला तो आगे आके लगेगा ताकि इसकी एक संयोजकता संतुष्ट हो सके, इसकी एक संयोजकता आपस में आके से प्लस लग जाए। नहीं समझ में आ रहा है बात, ये वाला वैल्यू आपस में आके जुड़ेगा तो यहाँ पर कार्बन की 4 संयोजकता में से एक खाली है, यहाँ पर कार्बन की 4 संयोजकता में से एक खाली है। इसको देखिए, इसका Br तो सोडियम के साथ चला गया, तो ये वाला लगेगा, तो इसको आगे ला कैसे उलट दीजिए। तो CH3 पहले हम लिखेंगे, है ना, फिर हम CH2 लिखेंगे। अब इस CH2 के सामने कौन जुड़ा हुआ रहेगा, ये वाला CH2 रख दिया, फिर CH3 रख दिया और प्लस 2NaBr। और जब हम किताब खोलेंगे तो वो C4H10 ना लिख करके ऐसे लिख देगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा 3 2 5 2 7 3 10, तो ओके ये तो C4H10 ही हुआ, इसी को हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे। ये हम लोग पढ़ लेंगे इसको आसानी से। सवाल ये शुरू हो जाता है कि आप इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, तो उसके लिखने के पीछे का कारण देखिए क्या है। C2H5 को C2H5 से जोड़ दिया गया है, ये किया गया है, ये जोड़ा गया है। तो पहले आप C2H5 बनाएंगे, देन C2H5 बनाएंगे और रिजल्ट आपके सामने है। ये इसको लिखने का तरीका हो गया। इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे। बाबू उस दिन बता दिए थे आइसोब्यूटेन जो होंगे वो श्रृंखला ऐसा बनाएंगे, ये आइसोब्यूटेन है, शाखित बोला जाता है, शाख बना रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है ना, ये शाखित रचना अगर बन रहा है तब ये आइसोब्यूटेन होंगे। कौन से, आइसोब्यूटेन। लेकिन हम आइसोब्यूटेन नहीं, यहाँ नॉर्मल ब्यूटेन बनते हैं। तो वुड्स अभिक्रिया भी ये करेंगे, ये तीसरा इसका रासायनिक गुण हो जाएगा। तो चौथा ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी दर्शाएंगे। अब बोलो क्या, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इसका लिखना पड़ेगा। किसे कहते हैं वुड्स अभिक्रिया, लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करा दी जाती है, सोडियम से कराई जाती है, तो एन ब्यूटेन बनता है। एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन बनता है, वो हो गया। फिर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या था, जस्ते के साथ अभिक्रिया। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया Zn के साथ कराई जाती है, तब उच्च श्रेणी के एल्केन का निर्माण होता है।
उच्च श्रेणी के एल्केन का मतलब क्या हो गया कि अभी अगर C2 है या C4 रहेंगे तो वो आगे वाले बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे, ऐसा बन जाएगा। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, तो एथिल ब्रोमाइड हो गया C2H5 सिंगल बॉन्ड Br, उसकी अभिक्रिया जस्ते के साथ, तो आगे हम लोग 2 लगा देंगे, है ना। तब निर्माण क्या होगा, ZnBr के साथ चला जाएगा बन करके, तो वो बना लेगा क्या बाबू, ZnBr2, क्योंकि Br अब कितने हो गए, 2 गो हो गए। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा है C4H 5 दूना 10 यानी C4H10 बना, और यही मेरा क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है ये भी। लेकिन इसको हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि C2 से मेरे पास बन गया है C4, और यही है नॉर्मल ब्यूटेन बनाने का तरीका। इसको हम बोल सकते हैं कि उच्च श्रेणी के एल्केन बन गए निम्न श्रेणी से। ठीक है बात, ये भी बन रहे उच्च श्रेणी के, ये भी बन रहे उच्च श्रेणी के, लेकिन यहाँ पर धातु को भी डबल डबल करना पड़ रहा है, 2Na करना पड़ रहा है, यहाँ करने की आवश्यकता नहीं बढ़ रही। यही दोनों का अंतर है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जस्ते से अभिक्रिया होती है, वुड्स अभिक्रिया में सोडियम के साथ होती है। इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो चलिए सर अपने नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं। तो पहला रिएक्शन तो एक हो गया भाई वुड्स अभिक्रिया का जो हमको मालूम था, एक हो गया फ्रैंकलैंड का, और नंबर 5 हो जाएगा फ्रीडल क्रॉफ्ट। अब ये नया आया भाई, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। अभिक्रिया अब ये क्या होता है, जब हम अपने एथिल ब्रोमाइड को बेंजीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, AlCl3, और ये होना चाहिए कैसा, निर्जल। अब हिंदी क्या होगा, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन C6H6 की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ कराने पर क्या बनता है, ये देखिए पहले। इससे एक हाइड्रोजन का वियोग होगा, वो HBr के साथ चला जाएगा, वो Br के साथ चला जाएगा, तो वो क्या बना लेगा, HBr। अब मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा C6H5 और C2H5। देखिए ना, यही तो बच रहा है, C6H5 और C2H5 प्लस HBr, यही बनेगा फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया कहलाती है एथिल, बनने उत्पाद कहलाता है एथिल बेंजीन। ये तो आपको पता ही है, इसको बोलते हैं एथिल बेंजीन। क्या कह रहा है ये, जब निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे कराने पर, बेंजीन के साथ करा दी जाए, तब किसका निर्माण हो जाता है, एथिल बेंजीन। C6H5 है, एक संयोजकता जो है उसका उस एक संयोजकता C2H5 के एक H के संयोजकता से जुड़ा हुआ है। अगर आपको इसके रचना में तकलीफ लग रहा है तो हम बता देते हैं, साथ करा जाए तब एथिल बेंजीन बनता है। C6H6 होता है किसका, बेंजीन का। तो जो C6H6 का रचना होगा बाबू, देखिए सिंगल डबल सिंगल, ये होगा डबल ना, डबल सिंगल डबल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर 5 ही H हैं, तो 1 2 3 4 और 5, ये एक कार्बन का एक संयोजकता खाली है। इस एक संयोजकता की जगह पर कौन आके जुड़ जाएगा, वहाँ पर C2H5। सवाल है सर कैसे जुड़ेगा, तो उसको भी तुम समझ लो भाई। C2 है ना, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, तो अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, तो कार्बन का एक संयोजकता खाली रह गया, वो एक संयोजकता किससे जुड़ गया, इससे।
C2H5, ये देखिए ये रचना बन जाएगा इसका, एथिल बेंजीन बनता है, तो एथिल बेंजीन का ये रचना हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपस में आकर के जुड़े हुए हैं, ध्यान रखेंगे। संयोजकता बंधन बनाते रहना, ये सब चीज़ है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एथिल बेंजीन बनता है। आखिरी फेज देखेंगे इसका, छठा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, 6 और लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमीन के साथ अभिक्रिया। एमीन NH रहेगा NH3, एमीन के साथ अभिक्रिया। देखो बाबू, एमीन के साथ अभिक्रिया भी कैसे करेंगे, कुछ स्टेप्स में इसकी अभिक्रियाएं होंगी और वही वाला होगा, थोड़ा सा 2 बार 3 बार ये रिपीट होगा और आगे बढ़ेगा। जैसे कि जब C2H5Br की अभिक्रिया NH3 से करा दी जाती है, तो NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, H और NH2, अभी भी तो ये NH3 है और तुमको अब पता चल ही चुका है कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना, अपने इक्वेशन को दिखलाने के लिए स्पष्ट। तो ये H और Br अलग हो जाएंगे, H और Br अलग हो जाएंगे रिएक्शन में, ध्यान रखिएगा, और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? C2H5NH2 आ जाएंगे यहाँ पर। अगला चरण जो होगा, ये वाला जो C2 है ये फिर से यहाँ आएगा, C2H5NH2, ये अभिक्रिया करेगा किससे? वही एथिल ब्रोमाइड से, C2H5Br के साथ। क्या बनाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ का एक H इस Br के साथ चला जाएगा बाबू, वो HBr बना लेगा। तो बचेगा क्या आपके पास? C2H5 यहाँ भी है, C2H5 यहाँ भी है, C2H5 का स्क्वायर बनेगा और एक NH बन जाएगा। तो NH देखो ना, बचा वही ना बाबू, NH बचा ना, एक H तो इसको दे दिया, C2H5 बचा, C2H5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट फिर से ये वाला वैल्यू उठ के यहाँ आएगा, अब ये बनेगा C2H5 का होल स्क्वायर NH प्लस, इक्वेशन बनाते वक्त एकदम इत्मीनान से रखो, क्योंकि सारा का सारा जो समीकरण का निर्माण है वो एक फ्लो में होता है, एक ख़ास प्रक्रिया के तहत कंटिन्यू होता है, उसका अपना एक फ्लो होता है। अगर आप इक्वेशन को दूसरे से कनेक्ट फिलहाल ना करें, एक इक्वेशन को एक सिस्टम में समझें, तो तुम देखोगे कि 1 2 3 4 पैटर्न बनने लग जाएगा। प्लस फिर से वही C2H5Br एथिल ब्रोमाइड के साथ। अब देखो क्या होगा, वही चीज़ जो अभी हम आपको बताए थे। क्या बताए थे? H जो है वो किसके पास चला जाएगा? Br के पास। तो क्या बना लेगा? HBr। बचा क्या मेरे लिए यहाँ पर? देखो C2H5 2 गो है, फिर से वो C2H5, तो अब क्या हो जाएगा? C2H5 का 3 हो जाएगा, और NH से एगो H जा चुका है तो केवल N मिलेगा, और प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी। अब क्या होगा? C2H5 3 हो जाएगा बाबू N, और रिएक्शन होगा C2H5Br के साथ। रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होगा? देखो ध्यान से, अब इसके पास H नहीं बचा तो N चला जाएगा Br के साथ, और ये बनाएगा NBr, और मेरे पास क्या बच जाएगा? केवल प्लस क्यों बनेगा? अलग नहीं जाएगा ना, सॉरी, अलग क्यों जाएगा? हाइड्रोजन होता तो इसके साथ लेकर अलग चला जाता, ये साथ में रह जाएंगे। देखिए कैसे, C2H5 कितने हो गए? 4 हो गए, और साथ में NBr ये हो गए, और अब अभिक्रिया समाप्त। अब अभिक्रिया मेरी रुक जाएगी। कितना हेवी लगा ये? देखो रिएक्शन बहुत हेवी लगता है सर, रिएक्शन ठीक है, हो गया यहाँ तक। रिएक्शन एक फ्लो है बाबू, एक वे में बढ़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एथिल एमीन, 2 लग गया है, इसका नाम है डाई एथिल एमीन। 3 बन गया ट्राई एथिल एमीन। 4 हो गया टेट्रा एथिल अमोनियम। अमोनियम Br लगा हुआ है ब्रोमाइड।
ये सब प्रैक्टिस का गेम है यार, नाम नहीं आ रहा करने के लिए, वो प्रैक्टिस का गेम है। 50 बार पढ़ाओगे अगर एक ही टॉपिक बार बार तो आपको याद हो ही जाएगा। तो पहला होगा बाबू एथिलमीन, इसको बोलेंगे। 2 लग गया तो डाई एथिलमीन, 3 लग गया ट्राई एथिलमीन। अब देखो एमीन वाला गुण खत्म हो गया, NBr बन गया ना, तो N पर है प्लस आयन और Br पर है माइनस आयन, तो ये हो गया टेट्रा, 4 है टेट्रा एथिल, N वाला अमोनियम और Br का ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ये हो गया एमीन से रिएक्शन। तो इसमें जो मेरा पसंदीदा है वो मतलब हमको कौन सा पसंद है, तो प्रश्न हम अपने हिसाब से देखें तो हम ये है कि इसकी अभिक्रिया यानी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेंजीन से कब होगी, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी, तो वो आप बोल सकते हैं AlCl3, लेकिन वो निर्जल होना चाहिए। तो मेरा जो Vi बनता है वो ये बनता है, और एक एमीन वाला रिएक्शन ये दोनों Vi बनता है। एमीन को पहचानने का तरीका ही यही है बाबू, आप इसको पहचान जाएंगे। और एमीन के साथ अभिक्रिया कुछ चरणों में होती है। पहले एथिल ब्रोमाइड एमीन से अभिक्रिया करके एथिल एमीन बना देगा, फिर उस एथिल एमीन की अभिक्रिया फिर से एथिल ब्रोमाइड से होगा तो डाई एथिल एमीन बनेगा। जब डाई एथिल एमीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराएंगे तो ट्राई एथिल एमीन बन जाएगा। जब ट्राई एथिल एमीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड बनेगा, रिएक्शन समाप्त। और उसके बाद उपयोग अगर आप लिखना चाहें कि आखिर इसका यूज़ क्या है, तो इसको हम लोग लोकल एनेस्थेटिक, स्पेलिंग अगर मेरा सही नहीं है, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। निश्चेतक, बेहोश करने वाला, लेकिन वो लोकल जिस तरह से क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद जो हाल होते हैं वैसा हाल नहीं होगा इसके साथ, लेकिन ये लोकल छोटा मोटे तौर पर निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके यूज़ को भी समझ लेना चाहिए। ये हो गए एक टॉपिक समाप्त। अगला टॉपिक हम लोग क्लोरोफॉर्म का करेंगे, और जैसा कि हम कह दिए हैं ये वीडियो जब आपको मिलेगा तो आप ज़रूर इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेरी होगा आप पूछ लेंगे। अब एक टॉपिक बच रहा है बाबू, उसको भी हम यहीं पर और आज इसी वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे, तो ध्यान से देखो। चलिए तो क्लोरोफॉर्म का केस शुरू करें हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन लिख दिया गया है, कैसे काम कर रहा है वो देखना है। तो पहली बात तो हमको ये समझना होगा बाबू कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण किससे होता है ना। तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण करने के लिए हमको एथिल अल्कोहल चाहिए। तो हम ये सबसे पहले लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण किसकी सहायता से हो रहा है, एथिल अल्कोहल निर्माण, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराने पर हो रही है, Cl2 से। रुक जाइए पहले इसको मिटा दे थोड़ा, क्योंकि डायरेक्ट Cl2 से निर्माण नहीं है ना, कुछ चरण में है, इसको समझना होगा, सीधे Cl2 नहीं। तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल अल्कोहल से किया जाता है, पहले हम यही लिखेंगे, एथिल अल्कोहल की सहायता से निम्न चरणों में की जाती है, निम्न चरणों में की जाती है। मतलब निम्न, नीचे कुछ स्टेप्स हम आपको दे रहे हैं, उस स्टेप्स में की जाएगी, ये बात यहाँ पर बता दिया गया। बाबू ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, ध्यान रखने वाली बात ये है, सबसे पहला चीज़ जो बेसिक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्म, ठीक है, निर्माण किससे किया जाएगा, इनसे। लेकिन है स्टेप्स क्या, सबसे पहले CaOCl दैट इज विरंजक चूर्ण। सबसे पहले विरंजक चूर्ण को जल के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, जिससे कि हमको बूझा हुआ चूना और साथ ही क्या प्राप्त हो सके, क्लोरीन, है ना। ये पहला चरण है अभिक्रिया का। अभिक्रिया के पहले चरण में यहाँ हम लिख दें, प्रथम चरण में क्या कराया जाएगा, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल से कराकर हम क्या प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, मेरे अभिक्रिया को आगे कौन लेकर जा रहा है, Cl2, कराकर Cl2 प्राप्त किया जाता है। फिर प्राप्त करके क्या किए,
यह Cl2 उसमें लिखेंगे, यह Cl2 किससे, एथिल अल्कोहल से, एथेनॉल जिसको हम लोग बोलेंगे, है ना, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया कर क्या किया, यह क्लोरीन एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके CH3CHO एसिटल्डिहाइड, अभिक्रिया कर एसिटल, साफ से लिखना पड़ेगा ना, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बनाता है, इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, CH3CHO, ठीक है ना। तीसरा चरण देखो, वही एसिटल्डिहाइड जो बना वो फिर से क्लोरीन, उसको फिर से क्लोरीनीकरण कर दिए, हम ऐसे बोलेंगे एसिटल्डिहाइड का क्या किया जा रहा है, क्लोरीनीकरण करने पर क्या हुआ, CCl3 यानी ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बना, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड बना, तुम देख सकते हो। और इसी ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे अपनी किताबों में क्लोरल के नाम से, ठीक है। तो ये बन गया है एसिटल्डिहाइड का, ये एसिटल्डिहाइड हो गया। CHO जब मूलक लगा होता है बाबू, डैश सिंगल बॉन्ड CHO, ये एल्डिहाइड मूलक कहलाते हैं, एसिटल्डिहाइड पढ़ रहे हैं हमको। तो जब एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण कराया जाता है तब किस चीज़ का निर्माण होता है, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड बन जाता है। यह है ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, जिसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, क्लोरल। अब अगला चरण जो है वो यही कह रहा है कि क्लोरल का बुझे हुए चूने द्वारा, बुझे हुए चूने, अब बुझा हुआ चूना कहाँ से आया बाबू, इक्वेशन के शुरुआत में ही बन चुका था। क्लोरल का बुझे हुए चूने द्वारा क्या कराया गया है, जल अपघटन कराने पर क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। एक बात जानते हो बाबू, इस क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास CHCl3 है, Cl3 है, CHI3 होता ना तो इसको हम लोग आयोडोफॉर्म बोलते। अगर ये CHBr3 होता ना तो क्या बोलते इसको, ब्रोमोडोफॉर्म बोलते, ब्रोमोफॉर्म बोलते। समझ में आई बात, हाँ। कहीं पर भी सिलेबस में हम लोगों को क्लोरोफॉर्म है, लेकिन कहीं पर भी कभी भी सिलेबस में बंद करके नहीं रहा जाता है। बंद करके रहिएगा तो इससे मानसिकता छोटी हो जाएगी, संकीर्ण हो जाएगी, आप कभी भी आगे सोचने के लायक नहीं रहिएगा। तो ये यहाँ पर वही करवा रहे हैं ना कि आपको सिर्फ क्लोरोफॉर्म कह रहे हैं। जब बात होगी आयोडोफॉर्म की तब भी हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे, जब बात होगी हम लोगों को ब्रोमोफॉर्म की तो फिर वहाँ उस समय भी हम यही काम करेंगे। इस प्रकार का कोई भी फॉर्म वाला केस हो जाए, CHI3 हो जाए, Cl3 हो जाए या फिर Br3 हो जाए, तो हम देखो यहाँ पे Br नहीं Br3 हो जाए, हम हमेशा ऐसा ही स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। फिर तुम्हारा सवाल होगा कि फिर ये क्या बने, इसे हम लोग बाबू नाम देते हैं कैल्शियम फॉर्मेट की। हालांकि ज़रूरत नहीं है कैल्शियम फॉर्मेट याद करने की, लेकिन इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, ज़रूरत पड़ जाता है कि निम्न में कौन कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र है, तो कैल्शियम फॉर्मेट का आणविक सूत्र HCOO का होल ट्वाइस Ca होता है। ये 3-4 स्टेप हो गए बाबू। तो कौन कौन से स्टेप है थोड़ा याद किया जाए। सबसे पहले क्या करना है, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया करा देनी है क्लोरीन से।
विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया क्लोरीन से करा देंगे तो उसके फलस्वरूप हमको बुझा हुआ चूना और क्लोरीन प्राप्त होगा। ये दोनों मेरे रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। अगले स्टेप में जाने के लिए क्लोरीन ज़रूरी है और लास्ट स्टेप के लिए बुझा हुआ चूना। दिमाग में ऐसे सेट करो। दूसरा रिएक्शन किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ। एथिल अल्कोहल के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे। एथिल अल्कोहल के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया होगी, तब क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO। इस एसिटल्डिहाइड का हम लोग कराएंगे क्लोरीनीकरण, यानी क्लोरीन के साथ ज़्यादा मात्रा के साथ रिएक्शन, तब क्या बनेगा? तब जाके बनेगा ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, जिसका नाम है क्लोरल। तो क्लोरल यहां बन जाएगा। इस क्लोरल को फिर उठाएंगे, वहां लास्ट स्टेप में लेकर जाएंगे और वहां पर पहले स्टेप से प्राप्त बुझा हुआ चूना के द्वारा जल अपघटन करा देंगे और जल अपघटन कराने के फलस्वरूप हमको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। इतना आसान हो सकता है अगर हम लोग इत्मीनान से चीजों को ऑब्जर्व करें। जल्दीबाजी में बाबू नोट करोगे कहीं के नहीं रहोगे। चलिए तो अब हम लोग इसका भौतिक गुण लिख लें। जैसे भौतिक गुण होता है वो भी लिख लेना चाहिए, है ना। तो भौतिक गुण इसका हो जाएगा, सबसे पहले ये रंगहीन है। नंबर 2 विशेष प्रकार का गंध। तीसरा जल में आविलय, जल में नहीं घुल रहा ये। चौथा कार्बनिक घोलक में घुल जाएगा, तो कार्बनिक घोलक में विलय, वहाँ घुल जाना है इनको। और पांचवा इनका क्वथनांक जो है वो 61 डिग्री C और केल्विन में कितना होगा बाबू? 61 प्लस 273.15 जोड़ लीजिएगा, इतना केल्विन होगा अगर केल्विन में रखना है तो। और इसका एक ही रासायनिक गुण हम लोग चर्चा करते हैं हर बार, और एक ही रासायनिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण होता है जिससे कि हमको ऑब्जेक्टिव्स मिलता है। तो फटाफट से इसको नोट करो या फिर अभी देख लो पहले पूरा वीडियो, हम इसको मिटा रहे हैं इस तरफ से, ठीक है ना। चलिए इसका रासायनिक गुण देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखो बाबू। प्रकाश तथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु की उपस्थिति में यह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है तथा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 का निर्माण कर लेता है। CHCl3 प्लस हाफ O2 एरो COCl2 प्लस HCl, COCl2। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं। ये जो है यही है मेरा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड है ये COCl2। कह रहा है कि जब प्रकाश और वायु हो तब यह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है बहुत ही आसानी से। और जब यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तब इस कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि जब ये ऑक्सीकृत हो जाए, जब ये जो बन गया है, क्या बन गया? कार्बोनिल क्लोराइड जो बना, क्लोराइड बहुत ही हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। हम बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म की। इसका यूज सूंघा करके बेहोश करने में होता है। और यहाँ ये कह रहा है कि अगर ये हल्का सा भी हवा या हवा या प्रकाश के संपर्क में आ गया तो ये कैसा हो जाएगा? ये कार्बोनिल क्लोराइड बना देगा जो हानिकारक है ना। निश्चेतक के रूप में अगर हम इसका इस्तेमाल करें
निश्चेतक के रूप में यदि इसका प्रयोग किया गया तो मृत्यु भी हो सकती है, हो सकती है। इसका मतलब क्या है? यह विषैला होता है। यह भी तो मतलब पता चला ना। इसका मतलब ये हुआ कि यह विषैला होता है। अगर यह विषैला होता है तो आखिर क्लोरोफॉर्म को हम रखेंगे कैसे? इसका ये भी मतलब पता चला कि क्लोरोफॉर्म को हमको दो चीज़ से बचा करके रखना होगा, एक तो प्रकाश से, दूसरा हवा से, दोनों चीज़ों से। इसलिए क्लोरोफॉर्म को रखने के लिए हम एक ऐसे बोतल में क्लोरोफॉर्म को एम्बर बोतल में, एम्बर डार्क बोतल जो होता है, बोतल में अंधेरे में रखा जाता है, क्यों रखते हैं? अब यहीं पर से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं बाबू, तुम देखो तो। क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से बचा कर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? अब देखो, खाली चीज़ देखो, कितना इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस एक रासायनिक गुण के अंदर छुपा हुआ है, कितना है। क्लोरोफॉर्म को गाढ़े नीले रंग के बोतल में रख देते हैं, क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सही है ना? हवा से बचाने के लिए रखते हैं। क्या लगता है कि हम इंसान कोई भी ऐसी पद्धति को अपनाएं जिसमें किसी वस्तु में प्रकाश ना लगे, या जिसमें किसी वस्तु में वो ऑक्सीजन के से बचा रहे? क्या लगता है, क्या हम 100% गारंटी दे सकते हैं इन चीज़ों का? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम 100% गारंटी दें कि जिस प्रकार हम एम्बर बोतल में अंधेरे में इसको रख रहे हैं तो वो हवा और प्रकाश से मेरा क्लोरोफॉर्म सुरक्षित है। इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको उठाकर ला रहे हैं वहाँ पर से, तो इस बात की पूरी संभावना है कि शायद, संभावना इतनी है कि हो सकता है कि वो मिक्स हो जाए प्रकाश और हवा के साथ। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? किसी भी प्रकार की संभावना से बचने के लिए क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म में क्या मिला दें? 1% एल्कोहल मिला दिया जाता है। होता क्या है कि हमको डर है कि कहीं मेरे द्वारा रखा गया है तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पैमाना में थोड़ा सा भी चूक हुआ होगा, तो वो क्लोरोफॉर्म ना रह करके क्या बन गया होगा? कार्बोनिल क्लोराइड बन गया होगा। शीशा में हमको लग रहा है कि वहाँ रखा हुआ है, तो वो क्लोरोफॉर्म में रखा हुआ, लाएंगे ला करके सुंघा देना है, हाँ, इत्मीनान हो गया। इत्मीनान नहीं हो गया, वो हमेशा के लिए छुट्टी हो गया, इत्मीनान हो गया, क्योंकि वो बन चुका था क्या? कार्बोनिल क्लोराइड, है ना। इस तरह की संभावनाओं से अगर हम बचना चाहते हैं तो हम उसी बोतल में, क्लोरोफॉर्म की बोतल में किसको मिला देंगे? थोड़ा सा अल्कोहल को। इससे क्या होगा कि वो जो मेरा अल्कोहल रखा गया ना 1%, अगर गलती से भी बोतल में रखा गया क्लोरोफॉर्म का कोई भी मात्रा कार्बोनिल क्लोराइड बन गया हो, गलती से भी बन गया होगा, तो ये दोनों आपस में, मेरे द्वारा जो रखा गया बोतल में पहले से अल्कोहल है, थोड़ा सा भी कार्बोनिल क्लोराइड होगा, थोड़ा सा भी कार्बोनिल क्लोराइड रहा, थोड़ा भी, तो ये अल्कोहल उस पर क्या करेगा? अपना प्रभाव दर्शाएगा, COOC2H5 बना करके उसको किनारे कर देगा। किसको किनारे कर देगा? कार्बोनिल क्लोराइड को क्या कर देगा? एकदम पूरी तरीके से अलग कर देगा, तोड़ देगा। इसको अलग कर दिया है ना, तो और इसको तोड़ दिया ना इसको, तो ये C2H5 दो गए हैं, C2H5 दो हो गए, ऑक्सीजन दो गए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन दो हो गए, और एक ऑक्सीजन बाहर में है, एक ऑक्सीजन बाहर में भी है, दो ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन यहाँ, C2H5 दो गो, C2H5 दो गो, एक O एक C, हाइड्रोजन दो गो है, तो हाइड्रोजन दो गो है,
क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, सही है, तो सही है इक्वेशन। और इस प्रकार निर्माण होगा किसका, इसे कहेंगे हम लोग एथिल कार्बोनेट का। और एथिल कार्बोनेट हमारे लिए हानिकारक नहीं है बाबू। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं कि बोतल में 300 ml रखा गया था क्लोरोफॉर्म, वो 300 ml का 5% भी अगर हल्का सा भी कार्बोनिल क्लोराइड में बदला होगा, तुरंत मेरा अल्कोहल उसके साथ रिएक्शन करके तुरंत उसको तोड़ देगा, तोड़ करके क्या बना देगा, एथिल कार्बोनेट। तो प्रश्न आता है कि क्लोरोफॉर्म के बोतल में हम लोग अल्कोहल को क्यों रखते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ हमेशा अल्कोहल क्यों मिश्रित करके रखा जाता है, ये सब सवाल यहाँ क्रिएट होते हैं। और ये सारे के सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा वैलिड हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल में से हैं। क्या बोला गया, कभी भी क्लोरोफॉर्म को प्रकाश और हवा की उपस्थिति में नहीं लाना है। अगर वो आ जाते हैं तो क्या बना लेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड बना लेंगे। तो भाई अगर गलती से आ गए तो क्या होगा, तो भाई उस गलती को सुधारने के लिए आप उसमें 1% के लगभग आप किसको मिला दें, एथिल अल्कोहल को मिला देंगे। तो अब क्या होगा, ये एथिल अल्कोहल कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और एथिल कार्बोनेट का निर्माण करेगा। एथिल कार्बोनेट जो होगा वो कार्बोनिल क्लोराइड के अणुओं को विघटित कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है और हम मरने से बच गए। और क्या यार, तुम लोग भी तो अजबे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर, अच्छा इसका उपयोग क्या होगा, वही बेहोश करने में होगा और क्या। और ये लोकल नहीं है, ये तुम देखोगे कि इसमें पूरा का पूरा एक रासायनिक गुण ही इसका इसको निश्चेतक का ही चला गया, इसलिए इसको हम एनेस्थेटिक प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेहोश करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से जितना भी हमको इंपॉर्टेंट लगा, देखो पढ़ने के लिए तो बहुत पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम से, बिहार बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 आपका क्लियर है। यहाँ पर कौन सा चैप्टर 1, केमिस्ट्री का ये चैप्टर 10 होगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 यहाँ पर आप लोगों का हो गया है दी एंड। तैयारी कर लीजिएगा, असाइनमेंट और टेस्ट के लिए सब चीज़ आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा क्लास में या फिर एप्लीकेशन पर ही। किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि है तो आप ज़रूर हमसे बात करेंगे। हालांकि बाबू हम बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं, अपने पूरे 12 लेक्चर को हम 12 अलग अलग सब कैटेगरी में किए हैं और पूरा कोशिश किया है कि आप उसको सही तरीके से समझें। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करें, सही से देखें। और जैसे कि हम शुरू में कहा था कि वो बच्चे जो सीक्वेंस में देख रहे होंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर में देख रहे होंगे, उनको अच्छे से समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। और जो जिनका सीक्वेंस पीछे रह गया है, छूट गया है, उनको तकलीफ़ है, उनको तकलीफ़ होगा और ज़रूर होगा। ठीक है, तो अब नया वीडियो शुरू करेंगे, नया सेक्शन शुरू करेंगे। जो अगला हम लोग का शायद अल्कोहल के बारे में पढ़ाई होगी, ईथर के बारे में पढ़ाई होगी, कीटोन के बारे में पढ़ाई होगी। और अब इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं रहने वाला, 12 लेक्चर नहीं जाएगा, जो भी था पहला चैप्टर में था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन है तो पढ़ना भी तो अच्छे से चाहिए ना। ठीक है, आराम से पढ़िए, गुड लक।